गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हमने जो लेक्चर फिनिश किया था उसमें हमने नोटिस के एग्जांपल्स देखे थे। आज हमने जो एग्जांपल्स लिया है वो हमारा सर्कुलर का है। ओके, सर्कुलर रिगार्डिंग सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल फेस्टिवल। सर्कुलर किस लिए देना है एम्प्लॉयज़ को? तो नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन देनी है। ओके, एक्टिव कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, फ़ोन नंबर हेड ऑफिस 2012-205 रंजीत चैम्बर्स, स्टेशन रोड, जामनगर। 5 अगस्त 2017 को लेटर लिखा हुआ है टू द एम्प्लॉय ऑफ ऑल ब्रांचेस। ओके, सर्कुलर जनरली हम क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ को या ग्रुप ऑफ पीपल को देते हैं। तो सेम एज यहाँ पे क्या दिया गया है, टू एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल ब्रांचेस, सभी ब्रांचों के एम्प्लॉयज़ को ये सर्कुलर जारी की गई है। अगर आगे की हम बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख रहे हो, सर्कुलर रिगार्डिंग सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल फेस्टिवल फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू द recommendation made by the Ministry of Human Resource Development, from the current year every government and non-government institutions shall have celebrate 15th August Independence Day and 26th January Republic Day as a national festival with the view of strengthening patriotic feelings. Okay, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि जितने भी गवर्नमेंट एंड जो नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो सब के सब जो हमारे 4 नेशनल फेस्टिवल में से जो 2 हमारे फेस्टिवल्स है 15 अगस्त एंड 26 जनवरी, वो सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने पेट्रियोटिक फीलिंग को स्ट्रेंथिंग यानी पावरफुल बनाने के लिए। इट इज़ इन्फॉर्म टू ऑल एम्प्लॉयज़ टू रिमेन प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी। आपसे अभी सभी एम्प्लॉयज़ को हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप सबको ये फेस्टिवल पे प्रेजेंट रहना है एज अ पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी, कि आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप नेशनल फेस्टिवल में प्रेजेंट रहो। योर सिंसियरली धवल शाह। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉपी टू ऑल ब्रांचेस ऑफ बैंक के जितने भी ब्रांच है ये कॉपी उन सारे ब्रांचों को सेंड की गई है। अगर हम नेक्स्ट सर्कुलर की बात करें तो उसमें नेक्स्ट सर्कुलर एग्जांपल में दिया है, सर्कुलर रिकमेंडिंग टू बिंग campaign to save water electricity of our national wealth। गुजरात हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, सेक्टर 12, गांधीनगर 382010, 15 September 2017। टू द प्रिंसिपल एंड टीचर्स ऑफ ऑल स्कूल, सभी स्कूलों के टीचर्स एंड प्रिंसिपल्स को ये नोटिस जारी करी गई है। सर्कुलर सब्जेक्ट सर्कुलर रिगार्डिंग सेविंग ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि किस तरह से आप वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हो। यहाँ पे आता है टू फेस द प्रॉब्लम स्केर्सिटी ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी इन गुजरात गवर्नमेंट हैज सेंड सर्कुलर नंबर 4567/16 to all government and non-government and the semi-government organization to take following step to save water and electricity। जैसे कि हम ना जो प्रोबेबल स्केर्सिटी वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी की फेस कर रहे हैं गुजरात में, तो गुजरात की जो गवर्नमेंट है उसने किसको नोटिस जारी करी है, तो ऑल गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कि आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं जिससे आप वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हो। फर्स्ट है टू अवॉइड द यूज़ ऑफ एयर कंडीशनर एक्सपेक्ट वेयर दे आर हाईली नीडेड। आपको एसी तब तक यूज़ नहीं करना है जब तक कि आपको उसकी ज़्यादा ज़रूरत ना हो। मीन्स कि आपको आज जब ऐसा फील हो कि नहीं, बिना एसी के आप बिना एयर कंडीशनर के नहीं रह सकते, उसी कंडीशन में आपको एसी ऑन करना है, अदरवाइज उसको बंद रखना है। सेकेंड पॉइंट आता है स्विच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम 8 PM to 6 AM। स्विच इलेक्ट्रिसिटी, ओके, आपको पॉसिबल है कि स्विच ऑफ रखना है इलेक्ट्रिसिटी को कब से, तो इवनिंग के 8 PM से मॉर्निंग के 6 AM तक। थर्ड पॉइंट आता है स्विच ऑफ लाइट्स एंड द फैन इन ऑल क्लासरूम्स एज सुन एज क्लासेस आर ओवर। ओके, सारे क्लासरूम के फैन एंड लाइट तब तक बंद हो
बंद रहने चाहिए जब तक कि क्लास स्टार्ट ना हो, और जैसे ही क्लास पूरा हो जाए, क्लासेस ओवर हो जाए, वैसे ही आपको क्या करना है, लाइट्स एंड फैन ऑफ करना है। ओके, आपको यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि 8 PM टू 6 PM जो AM है ये स्कूल की टाइमिंग है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि घर में बंद करना है। घर में हम जनरली इन टाइमों में घर पे ही रहते हैं, तो ये हमें हाईली नीडेड है इलेक्ट्रिसिटी। ये स्कूल की बात की गई है क्योंकि ये सर्कुलर किसके नाम पर जारी की गई है, ऑल स्कूल्स के नेम पे, तो इसीलिए ये उनके लिए रूल्स है। Switch off all lights and avoid wastage of water, checking all taps and get them repaired if required. Avoid wastage of water, वाटर वेस्ट ना हो, ये आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। ऑल जितने भी जो नल होते हैं, टैप्स होते हैं, उसको चेक करते रहना है। अगर किसी को रिक्वायरमेंट्स है रिपेयरिंग की, तो उसको आपको रिपेयरिंग करवाना है। गेट कोऑपरेशन फ्रॉम ए स्टूडेंट इफ कैंपेन फॉर द प्रिवेंटिंग ऑफ द वेस्टेज ऑफ नेशनल असेट्स। इन सारे मामलों में आपको स्टूडेंट्स को भी कैंपेन में शामिल करना है, ताकि उन्हें पता चल सके कि हमारे नेशनल असेट्स कौन कौन से हैं और उन्हें हमें किस तरह से सेव करना चाहिए। नेक्स्ट आता है कोऑपरेशन ऑफ ऑल एम्प्लॉयज ग्रुप इज रिकमेंडेड। ऑल जितने भी ग्रुप्स है जो स्कूल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उन सबका कोऑपरेशन यहाँ पे डिमांड की गई है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट। जिस दिन इसका रिसिप्ट जारी हो रहा है, जिस दिन उसी दिन से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। योर फेथफुली AJ पटेल, सेक्रेटरी, गुजरात हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, गांधीनगर। कॉपी सेंड ऑल हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ गुजरात स्टेट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं आज हमारा नया जो क्वेश्चन है वो क्या आता है। तो आज का जो नया क्वेश्चन है, इससे पहले हमने नोटिस एंड सर्कुलर देखा था। अब जो मेमो, जो थर्ड वन रह गया था, वो मेमो है, उसकी बात कर लेते हैं। द टर्म मेमो इज नॉर्मली मिसअंडरस्टूड। जो मेमो है ना, उसको जनरली हम क्या करते हैं, गलत तरीक़ों से लेते हैं। मेमो का मतलब हम यही समझते हैं कि जब हमने कोई गलती करी होगी ना, इसलिए हमारे नाम पे मेमो फटा है। जब भी हम कहीं जाते हैं ना, तो ट्रैफिक रूल्स ब्रोक करने की वजह से, या किसी भी, आपको देखा है कि ट्रैफिक जनरली होता है ना कि जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो हमारे नाम पे जो मेमो बनाते, तो हम सोचते हैं कि हमने गलती करी तो मेमो बना। हाँ, वो एक कंडीशन है जहाँ पे हमने गलती करी, इसलिए हमारे जो नाम पे जो मेमो बनाया गया। लेकिन हर मामले में मेमो गलती करने की वजह से ही बने, ऐसा होता नहीं है, इसलिए आपको इसे गलत तरीके से नहीं लेना होता है। तो चलो देख लेते हैं क्या दिया है इसके अंदर। सर और इज मेमो इज इफ डोंट रीच ऑफिस टाइम। ओके, यहाँ पे एक मिनट। ओके, सर विल इशू मेमो इफ डोंट रीच ऑफिस इन टाइम। कि सर क्या करेंगे, मेमो इशू करेंगे अगर हम ऑफिस टाइम पे नहीं पहुंचते हैं। तो बॉस विल गिव मेमो इफ़ यू मेक मिस्टेक इन योर वर्क। बॉस आपको मेमो देगा अगर आप अपने काम में गलती करते हो तो। इट रिफ्लेक्ट अ बिलीव दैट व्हेन अ मिस्टेक इज कमिटेड बाय एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉय विल इनिमिटेड अबाउट द सेम इज राइटिंग इज नॉन एज मेमो। हमने हमेशा से क्या समझा है कि जब भी हमसे कोई गलती होती है, यानी मिस्टेक हम कमिट करते हैं, तो एम्प्लॉयज़ को है ना एक लेटर दिया जाता है जो मेमो के नाम से जाना जाता है। बट इट इज़ मिस कॉन्सेप्ट, लेकिन ये एक गलत फहमी है। सिर्फ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेमो सिर्फ गलती करने की वजह से दी जाती है। अ मेमो इज़ अ लेटर written by a senior officer to subordinate or vice versa or employees having an equal status in the organization communicate with either formal or informal letter। मेमो एक ऐसा लेटर है जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों कंडीशन में लिखे जा सकते हैं। यहाँ पे जो आपका ओनर है वो आपको भी लिख सकते हैं, मीन्स कि एम्प्लॉयज़ को भी लिख सकते हैं, और दूसरा कि एम्प्लॉयज़ है वो भी अपने ओनर को लिख सकता है, या अपने डिपार्टमेंटल हेड्स को लिख सकता है, या सेम पोस्ट पे काम करने वाले, इक्वल स्टेटस रखने वाले लोग भी एक दूसरे को इस बात की जानकारी दे सकते हैं मेमो के थ्रू। ओके, तो आपको बिल्कुल ये नहीं समझना है कि हमने गलती की इसलिए मेमो फटा है, ऐसी कोई भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। ये सिर्फ हमारी एक गलत फहमी है।
अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं मेमो का। मेमो इज अ लेटर रिटन फॉर्मली इनफॉर्मली, ये एकलौता ऐसा लेटर है जो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों कंडीशन में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट आता है मेमो इज इशू बाय सीनियर ऑफिसर टू सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज। ओके, ये क्या होता है कि सीनियर ऑफिसर किसे इशू करता है, तो सबऑर्डिनेट यानी अपने से नीचे काम करने वाले पे। लेकिन sometimes employees also given memo to their higher officer regarding the solution of their problem and rights। लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसे भी अराइज होते हैं फॉर्म के अंदर जब एम्प्लॉयज़ अपने से ऊपर काम करने वाले मतलब हायर ऑफिसर को भी मेमो लिख सकते हैं। उसमें क्या लिखेंगे वो, तो रिगार्ड सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम एंड राइट्स, कि उनका ये प्रॉब्लम है आप उसे सॉल्व करो, या फिर ये मेरे अधिकार है ये मुझे मिल नहीं रहे, ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ इन्फॉर्म कर सकते हो। मेमो इज अ सर्कुलेटेड बिटवीन द एम्प्लॉय हैविंग इक्वल स्टेटस, यहाँ तक कि मेमो इक्वल स्टेटस पे काम करने वाले, इक्वल पोस्ट पे काम करने वाले व्यक्ति भी एक दूसरे को दे सकते हैं। द सोल ऑब्जेक्टिव, ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं एवरी ईयर। व्हाट इज़ द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मेमो, तो याद रखना है। देखो ये लाइन आप देख रहे हो, मैं यहाँ पे इसको राउंड कर दे रही हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लेना नोट के अंदर। द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मेमो इज टू रिमाइंड ए स्पेसिफिक इशू टू हुम इट इज़ एड्रेस टू। ओके, किसको किससे क्या प्रॉब्लम है, इस ऑब्जेक्टिव से जनरली मेमो क्या किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। ओके, अब मेमो कौन से स्टाइल में लिखे जाते हैं, तो मेमो इज अ रिटन इन अ सिंपल एंड ल्यूसिड स्टाइल, यानी बहुत ही सिंपल होता है जो जनरली आसानी से समझा जा सके। द डिटेल ऑफ अ मेमो आर रिटन इन अ ब्रीफ एंड टू द पॉइंट वाइज। कोशिश करनी है कि मेमो कैसा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, यानी कि संक्षिप्त होने चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा लेंदी होने चाहिए, एंड पॉइंट वाइज होना चाहिए, यानी जो आपके पॉइंट्स है, जो आपके मैटर्स है जनरली वही क्लियर हो, ये आपको कोशिश करनी है। इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन इन अ मेमो द नेम ऑफ अ एम्प्लॉयज, the designation and the department, and at the same time it is important to mention the name of a person issuing memo with the signature। okay, मेमो में क्या लिखना है, कंपलसरी है, तो नेम ऑफ एम्प्लॉयज यानी जिसके नाम पे आप मेमो लिख रहे हो उसका पोस्ट क्या है, वो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, और सेम टाइम आपको जो मेमो लिख रहा है यानी जो व्यक्ति मेमो जारी कर रहा है उस व्यक्ति का नाम प्लस उसका सिग्नेचर भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्मली द मेमोरेंडम इज रिटन एंड द प्रीडिफाइंड फॉर्मेट, द फॉर्मेट इज बिलो। जो मेमोरेंडम है, जो मेमो है, वो जनरली कौन से फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये पहले से एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, प्री डिसाइडेड फॉर्मेट होता है जिसमें लिखा जाता है। तो हम देख लेते हैं प्री डिसाइडेड फॉर्मेट में क्या दिया हुआ है। तो नेम ऑफ अ कंपनी, रेफरेंस नंबर एंड डेट, टू एंड द सेंड थ्रू, सब्जेक्ट, एंड देखो पॉइंट वाइज बोला था ना, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज क्या मैटर्स है वो क्लियर करने हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेमो लिख रहे हैं उनका सिग्नेचर, उनका डेजिग्नेशन एंड कॉपी टू, यानी किसको किसको ये मेमो भेजा जा रहा है ये जनरली इसमें लिखा गया होता है। ओके, देख लेते हैं एक दिया हुआ है एग्जाम्पल मेमो का, क्या दिया है। ओके, मेमो गिविंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ परचेज प्रोसेस, नौका डायमंड लिमिटेड, बापूनगर अहमदाबाद 380024, रेफरेंस NDLA 191 27th Feb 2017 to administrative officer from purchase manager। ओके, किसे लिखा गया है, एडमिन ऑफिसर को किसके तरफ से लिखा गया है, तो परचेज मैनेजर की तरफ, परचेज मैनेजर को। सब्जेक्ट रिगार्डिंग परचेज मेड बाय द परचेज डिपार्टमेंट, क्या है, परचेज रिगार्डिंग है, जो परचेज डिपार्टमेंट ने परचेज किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है। ऑन 20th Feb 2017 द ऑर्डर ऑफ 5000 रफ डायमंड हैज बीन प्लेस्ड टू द जनता डायमंड हाउस मुंबई। ओके, 20 फरवरी 2017 को 5000 रफ डायमंड परचेज किया गया है जनता डायमंड हाउस मुंबई से। द कंसाइनमेंट विल बी सेंट थ्रू द करिश्मा अंगारिया फॉर्म ऑफ मार्च 3, 2017। जो कंसाइनमेंट है वो कब भेजा गया है, तो आप देख रहे हो 3 मार्च 2017 को किसके थ्रू भेजा गया है, तो करिश्मा अंगारिया के थ्रू भेजा गया है।
against which rupees 50,000 will have paid cash on the receipt of goods, और जिसके लिए हमने 50,000 क्या किया है, कैश डिपॉजिट करवाया है, और उसकी रिसिप्ट भी साथ में आ रही है। नीतीश पटेल परचेज मैनेजर, ओके, यहाँ पे देख रहे हो सेंड कॉपी अकाउंट ऑफिसर, क्योंकि यहाँ पे कैश पेमेंट हुई है तो हम अकाउंट ऑफिसर को इसके एंट्री करने के लिए कहेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे उन्हें लेटर लिखा गया है। तो देख रहे हो आप यहाँ पे, देखा आपने कि किसको भेजा गया, किसको लिखा गया है, तो एडमिन ऑफिसर को किसके थ्रू लिखा गया है, तो परचेज मैनेजर के। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। मेमो इज अ एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड। ओके, एंजल डेयरी प्रोडक्ट गिरमाथा अहमदाबाद 382025 रेफरेंस नंबर 1 मार्च 2017 टू रोहित परमार। रोहित परमार को लिखा जा रहा है किसके द्वारा, तो मैनेजिंग एमडी के द्वारा। ओके, सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट देख लेते हैं अबाउट एक्सटेंडिंग प्रोबेशन पीरियड। पीरियड जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। श्री रोहित परमार joined of the organization on 25th July 2015 on the condition of permanent appointment after 1 year probation period। प्रोबेशन पीरियड यानी जब हम किसी को भी जॉब में परमानेंट ना रख के टेम्प्रेरी बेसिस पे रखते हैं या फिर 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए रखते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोबेशन पीरियड। अब यहाँ पे जो हम रोहित परमार को हमने ज्वाइन करवाया था अपने जॉब के अंदर, तो उनका 25 जुलाई 2015 को जो कंडीशन था वो 1 साल प्रोबेशन पीरियड का वो पूरा हो रहा है, और अब उनको कैसा अपॉइंटमेंट मिलेगा, परमानेंट अपॉइंटमेंट मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। इन द कॉन्सेंट विद द चेंज ऑफ अ रूल्स ऑफ अ इंस्टीट्यूशन द प्रोबेशन पीरियड फॉर क्लर्क इज 2 years। जब उनको ज्वाइन करवाया था तो प्रोबेशन पीरियड यानी कॉन्ट्रैक्ट की टाइमिंग कितनी थी, 1 साल, और 1 साल के बाद परमानेंट हो जाते थे। लेकिन क्योंकि उनके इंस्टीट्यूशन का रूल्स चेंज हो गया है और अब प्रोबेशन पीरियड 1 साल से बढ़ा के कितना साल कर दिया गया है, 2 साल। द डिसीजन मेक अपॉइंटमेंट ऑफ श्री रोहित परमार परमानेंट शैल बी टेकन इन जुलाई 2017। लेकिन द डिसीजन अपॉइंटमेंट है जो अब ये 2016 को पूरा होना चाहिए था, 1 साल, और उसके बाद उनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 2016 में उनको नहीं दे पाएंगे। उसका रीज़न क्या है कि अब 2 साल का हो गया, इसलिए अब उनको जुलाई 2017 में परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। यहाँ पे समीर शाह मैनेजिंग डायरेक्टर, कॉपी सेंड टू द ब्रांच मैनेजर। ओके, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जहाँ पर हम आज यहाँ पे पूरा करते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे एम्प्लॉय रिलेटेड कोरेस्पोंडेंस। ओके, थैंक यू।